बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्मी कल्चर का, किसका? वर्मी कल्चर का जो आपके सामने पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। क्यों? 20,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत करीब पहुंच गए और आगे आपके जो मेजर पेपर होंगे ना, उनके पूरा का पूरा कंटेंट और सारा का सारा कंटेंट फ्री में डालता हूं मैं। तो जरूर से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। और ऐसी क्लास आपको पता है कहीं नहीं मिलती है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ जो ये पीडीएफ आपके सामने, अगर आपके सामने इन पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना है। फिर ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करो और फिर यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन आपके सामने, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना आपको और यहाँ पर कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पे एसईसी सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एसईसी। और तो यहां पर आपके सामने एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, एसईसी ऑल सब्जेक्ट शेखावाटी यूनिवर्सिटी पीडीएफ, है ना। और इसमें जाओगे तो नीचे की तरफ आपके पेज नंबर 30 पर वर्मी कल्चर है, वो पढ़ा रखा है। इस पीडीएफ में जितने भी एसईसी का पेपर है ना, सबके सब नोट्स पढ़ा रखे मैंने आपके सामने। समझ में आ गया? साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट या मित्रा से, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस पे क्लिक करके खरीद लो भाई, आपके सामने आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो। चलिए शुरू करते हैं। वर्मी कल्चर की परिभाषा, इसका आर्थिक महत्व बताइए। क्या होता है वर्मी कल्चर? समझ में आ गया क्या होता है वर्मी कल्चर? इसके बारे में अपन परिभाषा देखेंगे, इसके आर्थिक महत्व के बारे में देखेंगे। वर्मी कल्चर केंचुओं के वैज्ञानिक तरीके से पालन और उनकी संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। वर्मी कल्चर क्या हो भाई? आपका सामने जो केंचुआ है ना भाई, जो गांव का विद्यार्थी है या फिर आपके सामने जो लोग आपके सामने खेती करते हैं, उनको तो पता है केंचुए क्या होते हैं। लेकिन भाई जो आदमी, जो भाई दरमई जन क्या कोई ज्ञान को नहीं, मैं उन्हें बता दूं अया कुछ कीड़ा हुआ है ना। और वो कीड़ा काम क्या है, खेत में जो माटी हुआ है ना, मिट्टी हुआ है, उन आपका सामने उन जो भी कोई पत्ता, कोई खाद, उन एकदम पतली पतली कर दे, गला के मिट्टी मिलाने को काम हुआ है। और जो मिट्टी है ना, उन्हें भी आपका सामने वो क्या कर दे, भुरभुरी कर दे, एकदम उपजाऊ बना दे। समझ में आपको? इसलिए क्या है, यो एक अया को जानवर है जो मिट्टी ना उपजाऊ बनाने को काम करे, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और आपके सामने, इसीलिए इसको पाला जाता है और खेतों में डाला जाता है। केंचुओं की संख्या अगर अच्छी खासी मात्रा में होती है ना, तो खेत उतना ही उपजाऊ होता है, इसीलिए इसका पालन भी किया जाता है। और जो केंचुओं का जो पालन किया जाता है उसी को वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इसका मुख्य उद्देश्य केंचुओं को उपयोग करके जैविक कचरे को उच्च गुणवत्ता वाली खाद व कंपोस्ट में बदलना होता है। मतलब इसका काम क्या होता है भाई? आपके सामने जैविक कचरा, जैविक कचरा क्या होता है? जैविक कचरा आपके सामने होता है जैसे कि आपके सामने कोई भी जैविक कचरा क्या होता है आपके सामने, जैसे कोई गोबर की खाद हो गई, है ना, कोई पौधे के पत्ते हो गए आपके सामने, है ना, जो लकड़ियां वगैरह होती हैं, या और कोई जो आपके सामने जो कचरा रहता है ना खेत के अंदर, कचरा कौन से वाला आपके सामने? प्लास्टिक वाला नहीं, जैविक कचरा, है ना। उस कचरे को यह क्या कर देता है? खाद में बदलने का काम कर देता है। गोबर की खाद होती है, उसमें केंचुओं को डाल दो, तुरंत उसको आपके सामने खाद में बदलने का काम कर देंगे। वैसे 5 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन केंचुए इसको 1 से 2 महीने में कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो खाद होती है, उसको उच्च क्वालिटी की बनाने के लिए इनका काम आता है। आर्थिक महत्व, जैविक खाद का उत्पादन करना। केंचुए कचरे को ब्लैक गोल्ड यानी वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। जो केंचुआ है ना, इनको काम यही हुआ है, जो गोबर हुआ है या आपके सामने कोई भी जितनों भी जो जैविक चीज हुई है, पेड़ पौधा पत्ती आपके सामने, हन क्या करेंगे, हन उसके अंदर बदल के जो खाद में बदल देते हैं। और उस खाद होती है वो ब्लैक कलर की होती है, इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है, अगर आप उसका उपयोग करते हो ना, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उपजाऊता बढ़ जाती है किसकी? खेत की। तो इसीलिए उसकी जो खाद होती है केंचुए की खाद को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और वैसे कंपोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाजार में बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। अगर केंचुए से बनी हुई खाद का अगर आप बाजार में बेचते हो तो उसका अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हो। लागत में कमी,
किसानों की रासायनिक उर्वरकों की खरीदने की जरूरत कम पड़ती है, जिससे खेती की लागत भी घटती है। मतलब आपके सामने क्या होता है, जो किसान होते हैं ना, उनको रासायनिक उर्वरकों की खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आपके सामने जो केचुए से बनी खाद वो डाल देते हैं और उसकी उर्वरकता आपके सामने रासायनिक खाद के बराबर रहती है। साथ के साथ खेती है उसकी जो आपके सामने भूमि की जो उपजाऊता होती है, क्या भूमि की जो उपजाऊता होती है उसको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो यही बात आपके सामने किसानों को रासायनिक उर्वरक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपके सामने किसानी खेती की लागत भी कम हो जाती है। रोजगार का सर्जन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मी कल्चर इकाई लगाकर छोटे किसान और महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त करते हैं। मतलब क्या होता है आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, गांव के क्षेत्र में वर्मी कल्चर की इकाई लगाकर, वर्मी कल्चर की इकाई क्या होती है भाई आपके सामने जो केचुए की ना, केचुए की खाद खाद बनाने का काम करके लोग क्या करते थे आपके सामने, इसको काम लगाकर किसान वो और ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। भाई खेती तो करते हैं, उसके साथ 1 यूनिट वर्मी कल्चर की भी लगा दी, जिससे क्या हो, खाद बनाने का काम किया और बाजार में उसको बेचा तो और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। साथ के साथ महिलाएं भी इस काम को आराम से कर सकती हैं घर पे रहकर, तो इससे महिलाओं को भी सृजन जो रोजगार है वो प्राप्त होता है। केचुए की बिक्री करना, केचुए को अन्य वर्मी कंपोस्ट उत्पादकों और मछली पालन केंद्रों को बेचा जा सकता है। देखो क्या होता है, आप इन केचुओं को ना दूसरे जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादक करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको भी बेच सकते हो। साथ के साथ जो मछली पालन करते हैं, क्यों, मछलियां आपके सामने केचुए को खाते हैं, इसलिए जो अन्य मछली पालन केंद्र होते हैं उनको भी इन केचुओं को क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट। नगर पालिकाओं के कचरा प्रबंधन के खर्चे में कमी आती है। जो नगर पालिका होती है ना, उसके पास भी आपको पता भाई कचरा आता रहता है, तो उस कचरे को उनको प्रबंधन करने के लिए बहुत सी रासायनिक इकाइयां लगानी पड़ती हैं। लेकिन जो गीला कचरा होता है ना, उनको रसायनों के माध्यम से आप क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी उपयोग में नहीं आ सकता है। तो क्या किया जाता है, जो वर्मी कल्चर या जो आपके सामने जितने भी जो केचुए होते हैं ना, इनका प्रयोग करके जितना भी आपके सामने जो ये होता है गीला कचरा होता है, उसको खाद में बदलने में काम किया जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मृदा संरचना रिसाइकलिंग के 4 R की में केचुओं की भूमिका। मतलब मृदा संरचना किस प्रकार की होती है, और रिसाइकलिंग में जो 4 R होते हैं ना, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, है ना, इनका आपके सामने केचुए किस तरीके से काम में लेते हैं, इनको उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मृदा संरचना की भूमिका। केचुए मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचार, एरिएशन बढ़ता है। देखो केचुए क्या करते हैं आपके सामने, जैसे चूहे आपके सामने जमीन के अंदर जाकर रहते हैं ना, केचुए भी आपके सामने इसी तरीके से जमीन में जा जाकर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है मिट्टी में सुरंगें बनाना, जिससे वायु में संचार, एरिएशन बढ़ता है। क्या होता है आपके सामने, एरिएशन बढ़ता है, संचार बढ़ता है आपके सामने, हवा में मिट्टी के अंदर होल बन जाते हैं, जिससे हवा अंदर जाती है, जिससे क्या होता है आपके सामने ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह की पूर्ति होती है, और पौधे हैं वो आपके सामने अच्छे से उनकी उत्पादकता देखने को मिलती है। अगले वाला, वे मिट्टी को उल्ट पुल्ट करते रहते हैं, जिससे मिट्टी में जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में सुधार होती है। ये आपके सामने केचुए क्या करते हैं, सिर्फ खाद बनाने का ही काम नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। एक तो क्या करेंगे, सुरंग बनाकर हवा अंदर जाएगी तो उससे फायदा होता है। दूसरा क्या है आपके सामने, ये जो जमीन में कोई जैविक खाद को ढूंढने के लिए, जैविक चीजों को ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर घुसते हैं। तो क्या करते हैं भाई, उसको खोद देते हैं। जैसे चूहे मिट्टी को खोदते हैं ना, तो मिट्टी बाहर आ जाती है। इसी तरीके से अंदर की मिट्टी को बाहर लगाते हैं। इसी तरीके से ये जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी को उलटने पुलटने का काम करते हैं। और आप सबको पता है मिट्टी को उलटने पलटने से खेती में बहुत ज्यादा फायदा होती है। मिट्टी के जल धारण क्षमता है वो उसमें सुधार होता है। केचुए का मलमूत्र कास्ट मिट्टी में पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटास व आपके सामने पोटेशियम से भरपूर रहता है। समझ में आ गया? तो केचुए का जो मलमूत्र होता है ना, ये मिट्टी को किसके रूप में काम करता है, पोषक तत्वों के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, मिट्टी के लिए पोषक तत्वों के रूप में काम करता है। तो बहुत उपजाऊ रहता है भाई आपके सामने। ये भी जो केचुए का जो मलमूत्र है ना, बहुत ज्यादा उपजाऊ रहता है आपके सामने। चलिए रिसाइकलिंग के 4 R की क्या भूमिका रहती है। पहला होता है रिड्यूस करना। केचुए को जैविक कचरे की मात्रा को तेजी से घटाकर उसके भार को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं केचुए,
जैविक कचरे की मात्रा को तेजी से घटाकर, जितना भी भाई खाद है ना, जो गोबर की खाद आपने, जो गाय भैंस भेड़ बकरी की जो खाद अपने खेत में डालते हैं, सारी की सारी आपके सामने मिट्टी में नहीं मिल पाती है, तो केचुए क्या करते हैं, उसको आपके सामने मिट्टी में मिलाने का काम कर देते हैं। समझ में आ गया? रीयूज, रसोई व खेत के कचरे को खाद बनाकर पुनः खेतों में यूज किया जा सकता है। अब रसोई में आपका कचरा निकलता है, अपन ऐसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसी कचरे को अपन केचुए के पास डाला जाए तो केचुए क्या कर देते हैं, उसको खाद में बदल देते हैं, और उसी खाद को अगर अपन खेत में डालें तो उससे क्या होगा भाई, आपके सामने उससे अपने खेत है उसकी उत्पादन में वृद्धि होगी, और आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, उसी जो आपके सामने वही केचुए की जो खाद है आप उसे बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। तो यही है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, जो चीजों का आप उपयोग कर रहे हो उन्हीं चीजों का पुनः उपयोग किया जाता है। ये दूसरा सिद्धांत होता है आपके सामने 4R का। रिसाइकल, कचरे को सीधा पोषक तत्वों में बदलकर प्राकृतिक चक्र को पूरा किया जा सकता है। प्रकृति की जो जितनी भी चीजें होती हैं उनका उपयोग करते हैं, और उनको उपयोग को अपन खाली छोड़ देते हैं, लेकिन जितने भी जो कचरे की चीजें ना, वो कचरे में नहीं बदलकर उनको पोषक तत्वों में बदल देता है। किसमें बदल देता है भाई? पोषक तत्वों में बदलने का काम करता है कौन? आपके सामने केचुआ। तो यही है, रिसाइकल करने में मदद करता है, जिससे प्राकृतिक चक्र आपके सामने वो पूरा का पूरा हो जाता है। अगले वाला पॉइंट है रिस्टोर करना। मिट्टी की खोई हुई उर्वरकता को वापस प्राप्त करने में मदद करते हैं। केचुए क्या करते हैं, आपके सामने मिट्टी में खोई हुई आपके सामने जो उर्वरकता होती है, क्या होती है? मिट्टी हुई आप में जो खोई हुई जो उर्वरकता होती है उसको वापस प्राप्त करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं खोई हुई उर्वरकता को वापस प्राप्त करने में? ये आपके सामने क्या कर देते हैं, जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर किसकी कमी थी? आपके सामने खाद की कमी थी। तो ये केचुए आपके सामने जो खाद है वो पड़ी हुई तो थी आपके खेत में, लेकिन वो मिट्टी में अच्छे से मिल नहीं पा रही थी, तो ये केचुए उसको गलाकर खाद बनाकर खेत में वापस मिलाने में काम करते हैं। तो यही है, इसीलिए जो उर्वरकता खो गई थी आपकी खेत की, उसको वापस आपके सामने खेती में वापस मिला देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं? रीस्टोर करने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं? रीस्टोर करने का भी काम होता है इनका। अगले वाले पर्सन की बात करें, पर्सन नंबर 3 की, एस्निया फेटिडा, टेक्सोनोमी, एनोनोमी व फिजियोलॉजी क्या होती है आपके सामने, तो इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। एस्निया फेटिडिया और टेक्सोनोमी, एनाटोमी और फिजियोलॉजी क्या होती है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज होती है आपके सामने टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होती है? आपके सामने जितने भी जो जीव जंतु का जगत होता है ना, उससे संबंधित आपके सामने जितनी जो चीजें होती है उनको टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला आता है जगत। पहला क्या होता है? जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है आपके सामने? उनको उनके रंग रूप आकार के हिसाब से उनको क्या किया जाता है? उनको वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पहला आता है एनिमिलिया। तो कौन सा जगत आपके सामने केचुओं का? आपके सामने एनिलिया है। उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? जगत के नाम से जाना जाता है। कौन से जगत से आते हैं भाई? एनिमिलिया से आप जगत से आते हैं। अगला संघ। संघ कौन सा होता है? एनिलिडा, खंड युक्त शरीर। इन केचुए होते हैं ना, केचुए आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो केचुए होते हैं उनके शरीर में क्या होता है? आपके सामने अलग अलग टुकड़े देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? अलग अलग टुकड़े देखने को मिलते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आपके सामने एनिलिडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एनिलिडा के नाम से जाना जाता है। अगला होता है वर्ग। सिलिटेटा। सिलिटेटा क्या होता है आपके सामने? सिलिटेटा क्या होता है आपके सामने? इसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। वंश कौन सा होता है केचुओं का? एसिनिया। एसिनिया इनका वंश होता है, और प्रजाति इनकी होती है फेटिडा। इसे रेड विगलर भी कहा जाता है। समझ में आ गया? इनकी एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी क्या, शारीरिक संरचना कैसी होती है केचुओं की? केचुओं की शारीरिक संरचना कैसी होती है? इसका शरीर लाल भूरे रंग का और खंडों में विभाजित रहता है। केचुए जितने भी होते हैं इनका शरीर कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है और अलग अलग प्रकार के खंडों में विभाजित रहता है। समझ में आ गया? तो जो एनाटॉमी का अर्थ होता है, जो कोई भी जीव जंतु है उनके शारीरिक संरचना कैसी है, उनका शरीर कैसा है, उसके बारे में किसमें बताया जाता है भाई? एनाटॉमी में बताया जाता है। तो जो केचुए होते हैं उनका शरीर आपने अक्सर देखा होगा लाल भूरे कलर का होता है। कैसे कलर का होता है भाई? लाल व भूरे कलर का होता है, और अलग अलग प्रकार के खंडों में विभाजित होता है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। इनके शरीर का अग्रभाग मतलब आगे का भाग, इनका मुंह जैसा भाग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? प्रोस्टेडियम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रोस्टेडियम के नाम से जाना जाता है। प्रोस्टेडियम के नाम से जो केचा उसका आगे का भाग प्रोस्टेडियम के नाम से जाना जाता है।
मध्य वाला भाग उसको क्लाइस्टम के नाम से जाना जाता है। मतलब इनके दो ही भाग होते हैं इनके पूरे के पूरे शरीर में, आगे मुंह वाले भाग और पीछे वाला भाग। मुंह वाला भाग होता है उसको प्रोस्टेटियम के नाम से जाना जाता है, और मध्य वाले भाग को क्लाइमेटम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्लाइटेलम के नाम से जाना जाता है, क्लाइटेलम के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रजनन भी देखने को मिलता है केंचुओं का। समझ में आ गया? तो आगे वाला मुंह वाला इनका प्रोस्टेटम और पीछे वाला क्लाइटेटम के नाम से जाना जाता है। थोड़े डिफिकल्ट शब्द है, लेकिन भाई आप जब ये नाम है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा इनको। अगले वाला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? श्वसन। केंचुए द्वारा अपनी नम त्वचा मोस्ट स्किन से सांस लेते हैं। अब आप बोलोगे इनका शरीर में कहीं आपके सामने कोई ऐसी नाक वगैरह तो नहीं दिखाई देती है, तो सांस कहां से लेते हैं? तो केंचुए जो अपने जो नम स्किन होती है ना, इनकी स्किन है ना वो नम होती है, उसी से आपके सामने क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। अब कहोगे नम स्किन से कैसे सांस लेते हैं? जो बेटा जो पानी होता है ना, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसी से आपके सामने ये क्या कर लेते हैं? अपना श्वसन ले लेते हैं, रेस्पिरेशन लेने का काम करते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो केंचुए अच्छे से समझना, स्किन के ऊपर जो पानी लगा रहता है उसी से अपना सांस लेने का काम करते हैं। पाचन, ये पाचन कैसे करते हैं भाई? पाचन इनमें एक पूर्ण विकसित आहार नली होती है। पाचन के लिए क्या करते हैं भाई? आपके सामने जो केंचुए होते हैं इनमें एक पूरी की पूरी विकसित एक आहार नली होती है, मतलब खाने की नली होती है, जहां मिट्टी और कचरा पचता है। मतलब जहां पर क्या होता है? मिट्टी और कचरा है वो पचता है। क्यों खाते भी क्या भाई? क्या तो मिट्टी खाते हैं या कचरा खाते हैं। तो पूरी की पूरी आगे वाला जो क्लेस्टेटियम होता है ना, जो मैंने बताया था, प्रोस्टेटियम मुंह, क्लेस्टेटियम इनका पीछे वाला अंग होता है। यहाँ पर पूरी एक आहार नली पाई जाती है, जिसमें इनका कचरा और मिट्टी को पचाने का काम होता है। अगले वाला रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण क्या होता है? इसमें बंद रक्त परिसंचरण, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इनमें जो पूरा शरीर होता है, इनमें पूरी बॉडी के अंदर जो शरीर है वो चलता, जो टिश्यू होते हैं ना, उन्हीं के अंदर चलता रहता है। अपनी तरह इनके जो ब्लड है वो वेन और आर्टरी नहीं होती है, वैसा कोई सिस्टम नहीं रहता आपके सामने। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, उसी के अंदर इनका रक्त वो बहता रहता है। चलिए आपके सामने यूनिट जो प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एसेनिया फेटिडिया का जीवन चक्र व प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। क्या होता है एसेनिया और फेटिडिया? फेटिडा क्या होता है? एसेनिया फेटिडा क्या होता है आपके सामने, और उनके जीवन चक्र को प्रभावित, जीवन चक्र और प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? जीवन चक्र, इसका जीवन चक्र 3 भागों में बटा रहता है। पहला रहता है कोकून। कोकून क्या रहता है आपके सामने? निषेचन के बाद नींबू के आकार के कोकून बनते हैं। तो एसिना जो फेटिया है वो, तो ये जो एसिना फेटिया, ये एसिना जो फेटिडा है ना, ये एक प्रकार का केंचुआ पाया जाता है, केंचुए की प्रजाति है ना। इसका जीवन चक्र क्या होता है और प्रजनन को प्रभावित करने वाले कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहले इसका एक बार चित्र दिखा देता हूं आपको, किस कलर का होता है। होता है भाई आपके सामने एसिना फेटिडा, देख लो अच्छे से, इस कलर का होता है। ये आमतौर पर अपने भारत में आपके सामने जो एशिया में जो पाए जाते हैं ना केंचुए, उन्हीं को एसिना फेटिडा के नाम से जाना जाता है। देख लिया ना अच्छे से, इस प्रकार के केंचुए पाए जाते हैं भारत में। और केंचुआ किसी का नहीं देखा हो तो भाई देख लो, इस प्रकार के होते हैं केंचुए। समझ में आ गया? केंचुए को देख लिया, इस प्रकार का केंचुआ होता है। अब इसका जीवन चक्र कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। इसका जीवन चक्र वो 3 प्रकार से होता है। मतलब ये बचपन इसका कैसा होता है, फिर आपके सामने इसका, फिर ये बड़ा होता है तब कैसा होता है, और फिर लास्ट में इसको और ज्यादा बड़ा होता है तब कैसा होता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला होता है इनका कोकून। कोकून क्या होता है? निषेचन के बाद में नींबू के आकार के कोकून बनते हैं। मतलब जैसे आपके सामने जो एसिनिया फेटिडा जन्म लेता है ना, उसके बाद में क्या रहता है, इसके कोकून होते हैं। कोकून क्या होते हैं? आपने जो रेशम का कीड़ा देखा होगा ना, उसके जो सफेद सफेद कलर के छोटे छोटे कवर में देते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। इसके बीच में तो रहता है, ये इसके बच्चे रहते हैं, और चारों मेरे एक लार सी आपके सामने इसके आसपास देखने को मिलती है, और नींबू के आकार का रहता है, मतलब गोल कलर में रहता है। समझ में आ गया? कोकून होता है, मतलब इसके बीच में तो ये जो एसिना फेटिडा का जो बच्चा वो रहता है, उसके चारों तरफ एक लार की क्या रहती है, परत जमी रहती है। उसको कोकून के नाम से जाना जाता है, गोल कलर का होता है वो कोकून। फिर क्या होता है आपके सामने, किशोर अवस्था आती है। फिर इनकी किशोर अवस्था आती है, जिसमें 2 से 3 सप्ताह बाद में कोकून नए केंचुए में बदल जाते हैं। अब जो कोकून होता है ना, उसको तोड़कर, उस लार को तोड़कर ये बाहर निकल जाते हैं। कब? लगभग 14 से 15 दिनों बाद में क्या होते हैं, आपके सामने कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और जिससे क्या होता है, नए केंचुए मिलते हैं।
जिससे क्या होता है आपके सामने नए केंचुओं का निर्माण होता है। जैसा क्या होता है आपके सामने नए केंचुए हैं उसका निर्माण होता है। नए केंचुए का निर्माण क्या होता है, नए जो बच्चे हैं वो आपके सामने कोकून से बाहर लेते हैं, आपके सामने जन्म लेते हैं, ये समझ सकते हो आप, है ना। फिर आपके सामने किशोर अवस्था समझ में आ गई। 14 से 15 दिन में ये क्या है, कोकून से बाहर निकलते हैं। फिर वयस्क, वयस्क मतलब क्या होगा, अडल्ट। इनकी उम्र कितनी होती है भाई, 40 से 60 दिन में केंचुए वयस्क होकर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। मतलब जैसे इनकी उम्र 40 से 60 साल की होती है, ये आपके सामने पूरी उम्र इनकी होने लग जाती है, आपके सामने वयस्क हो जाते हैं। लगभग आपके सामने 40 से 60 दिनों में केंचुए वयस्क होकर आपके सामने आगे की अपनी पीढ़ी बनाने के योग्य हो जाते हैं। तो इनके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप, 3 उम्र का 3 भागों में बांटा जाता है। पहला चरण है कोकून, जब ये एकदम जन्म लेते हैं आपके सामने एक छोटा बच्चा है, वो चारों तरफ लार से आपके सामने बंधा रहता है, उसको कोकून के नाम से जाना जाता है। नींबू के आकार के होते हैं आपके सामने। अगले वाला होता है किशोर, 14 से 15 दिनों में कोकून है, वो कोकून से नए बच्चे बाहर निकलते हैं। और अडल्ट कब होता है, 40 से 60 दिनों में आपके सामने इनकी उम्र है वो पूरे पूरे एक नए आपके सामने केंचुए के बराबर हो जाती है। अगले वाला, प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन, किस किस कारणों से इनके आपके सामने जो बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ती है। नमी, बेड में 60 से 70 नमी होनी चाहिए। मतलब जो मिट्टी है, जो मिट्टी है आपके सामने जहां पर ये प्रजनन करते हैं, वहां की आपके सामने मिट्टी की नमी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब गिल्ली मिट्टी में आपके सामने इनका प्रजनन देखने को मिलता है। 60 से 70% तक आपके सामने क्या होना चाहिए भाई, जो मिट्टी है वो गिल्ली होनी चाहिए। कितनी, 60 से 70% तक जो मिट्टी है उसमें गीलापन देखने को मिलना चाहिए। अगले वाला तापमान, 20 से 30 डिग्री का तापमान प्रजनन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कितना तापमान होना चाहिए भाई, तापमान भी फिक्स होना चाहिए। 20 डिग्री से आपके सामने 30 डिग्री तक का जो तापमान है वो आपके सामने क्या माना जाता है, इनके प्रजनन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो तापमान है वो भी 20 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और नमी है वो 60 से 70% के बीच में होनी चाहिए। मतलब मध्यम दर्जे का तापमान, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, और हाई क्वालिटी की नमी, अच्छी खासी आपके सामने नमी देखने को मिलेगी, तभी ये जो केंचुए हैं वो प्रजनन कर पाते हैं। अगले वाला पॉइंट है भोजन। पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन युक्त कचरा जैसे गोबर प्रजनन बढ़ाता है। भाई सीधी सीधी बात है, केंचुए को क्या चाहिए, कचरा चाहिए। कचरा चाहिएगा, आपके सामने कचरा मिलता है तभी आपके सामने ये क्या करते हैं, अपना जो प्रजनन है आपके सामने इनकी जो आगे की पीढ़ियां बढ़ती है। मतलब पर्याप्त मात्रा में इनको नाइट्रोजन युक्त कचरा जैसे गोबर है वो मिलना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं आपके सामने ये भोजन है उसको बनाते हैं। पीएच का मान, पीएच इनका न्यूट्रल होना चाहिए। पीएच इनका कैसे होना चाहिए, आपके सामने न्यूट्रल पीएच देखने को मिलेगा भाई। जब न्यूट्रल पीएच होगा तभी आपके सामने क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे कि 6.5, 6.5 से लेकर 7.5 तक का पीएच है। मतलब ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, बीच का आपके सामने क्या होना चाहिए, आपका पीएच होना चाहिए। ज्यादा एसिडिक होगा तो भी नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बेसिक होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। पीएच है वो भी बीच का देखने को मिलना चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया, अगर ये जो फेटिडा है इनको जन्म लेने के लिए एक तो ताप, जो नमी है वो अच्छी खासी मात्रा में चाहिए, 60% से 70% तक इनको नमी चाहिए। तापमान की बात करें तो तापमान इनको 20 डिग्री से आपके सामने 30 डिग्री के बीच में इनको तापमान चाहिए, अच्छा खासा तापमान चाहिए। भोजन कैसा चाहिए, नाइट्रोजन युक्त कचरा। कैसा कचरा, नाइट्रोजन युक्त कचरा मिलना चाहिए, गोबर वगैरह, तभी आपके सामने इनका प्रजनन बढ़ता है। और पीएच का मान है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में इनका क्या होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, तभी ये प्रगति कर पाते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से, मुझे उम्मीद आपने अच्छे से समझा होगा। फेटिडा है वो जो उसको किस प्रकार से होता है ना, किस कलर कैसा होता है, कैसे प्रजनन करता है, सारी चीजें अपने अच्छे से पढ़ी हैं। अगला है इडुलिरियस इग्निया में एनाटोमी व फिजियोलॉजी क्या होती है। तो इडुलिरस इगुनिया को एनाटोमी व फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपके सामने ये क्या होता है, इडुलिरस इगुनिया, ये भी एक प्रकार का केंचुए की प्रजाति होती है। और ये केंचुआ कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। इसका कलर दिखाता हूं मैं आपको, एक बार देख लेना। इस प्रकार का केंचुआ होता है भाई, थोड़ा सा काले कलर का ज्यादा होता है अपने केंचुए जैसा है, लेकिन इसका कलर थोड़ा काले कलर का ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा ब्राउन कलर होता है इसका। कैसा कलर होता है, ज्यादा ब्राउन कलर होता है। इस प्रकार से होते हैं भाई केंचुए, एक बार देख लो, किसी ने अगर नहीं देखे तो देख लो, केंचुए इस प्रकार के होते हैं। अगले वाला है इडुलिरस जो इग्विना है, उसकी अफ्रीकन नाइट मेयर के नाम से भी, नाइट प्लोरल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं एनाटोमी।
यह एसिनिया फेटिडा के आकार में बड़ा होता है। मतलब एसिनिया फेटिडा होता है ना, जो अपने एशिया में जो पाया जाता है, जिसका कलर थोड़ा लाल कलर का थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, उससे आकार में थोड़ा बड़ा होता है। समझ में आ गया? अफ्रीकन है तो इसकी थोड़ी साइज में क्या देखने को मिलता है भाई, साइज में थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। इसका रंग गहरा बैंगनी कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? थोड़ा मतलब नीले कलर का, बैंगनी कलर का इसका रंग देखने को मिलता है, या चमकदार भूरा होता है, या आपके सामने गहरा भूरा कलर देखने को मिलता है। कैसा कलर? भूरा कलर, वो भी कैसा? गहरा भूरा कलर देखने को मिलता है। अच्छा, डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है भाई? आपके सामने फिर से बताऊं, डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है? डार्क ब्राउन कलर होता है। इसमें खंडों की संख्या अधिक होती है। इसमें क्या होता है आपके सामने, जो ये होता है इसके अलग अलग पार्ट है, वो इसमें कई पार्टों में ये बटा हुआ रहता है, तथा ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसकी जो हाइट है आपके सामने, इसकी जो शेप साइज है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? इसकी शेप साइज है वो बहुत तेजी से बढ़ती है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसकी खंडों की संख्या अधिक होती है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। इतना समझ में आ गया? तो एसिनिया जो फेटिडा है, एसिनिया है आपके सामने, एसिनिया है फेटिडा, एसिनिया फेटिडा आपके सामने, ये आकार में आपके सामने अच्छी खासी मात्रा का होता है और गहरे भूरे रंग का होता है। कैसे कलर का होता है? गहरे भूरे रंग का होता है, चमकदार जो चमकदार रंग का होता है, तथा इसके जो खंडों की संख्या भी अधिक होती है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब जो अपनी जो जनसंख्या है उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है। अगला है, इसकी फिजियोलॉजी कैसे देखने को मिलती है? मतलब इसकी शेप साइज शेप साइज कैसे देखने को मिलती है? यह प्रजाति उष्ण कटिबंधीय। अब उष्ण कटिबंधीय क्या होता है? जहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है वहां पर आपके सामने देखने को मिलते हैं। जलवायु के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनका पाचक तंत्र बहुत मजबूत होता है। मतलब आपके सामने ये समझ लो, अगर इनको आपके सामने कहीं पर रख दिया जाए तो बहुत तेजी से आपके सामने बढ़ते हैं। इनका पाचक तंत्र वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिससे बहुत कम समय में कचरे को खाद में बदल देते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, कचरे को खाद में बदलने के लिए सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। क्यों? इनका पाचक तंत्र मजबूत होता है, गर्मी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हाइट भी इनकी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, और रंग कैसा होता है इनका? ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। यह मिट्टी को गहरी सुरंगी बनाना पसंद करते हैं। क्यों भाई? इनका पाचन तंत्र मजबूत होता है तो ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद को आपके सामने बदल देते हैं, तो गहरी सुरंगें बना देते हैं। क्या कर देते हैं? गहरी सुरंग है वो बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? गहरी सुरंगें बना देते हैं। तो समझ में आ गया ये प्रजाति क्या करती है आपके सामने? उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु को पसंद करती है, पाचक तंत्र इनका मजबूत होता है और बहुत कम समय में आपके सामने कचरे को खाद में बदलने का काम कर देते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए बढ़ते ना है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या दिखाया गया है? घरेलू बगीचे के लिए लघु स्तर का कचरा पालन, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है भाई आपके सामने? तो आपके सामने जो घरों में कचरा पाया जाता है उसमें आपके सामने वर्मी कंपोस्टिंग का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। घर पर केंचुए पालन के लिए पोट या बिन विधि सबसे अच्छी रहती है। मतलब अगर आप घरों में अगर जो केंचुए को पालन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करो? पोट या बिन विधि, अच्छे से याद कर लो, पोट या बिन विधि। पोट या बिन विधि आपके सामने सबसे अच्छी विधि होती है। कौन सी? पोट या बिन विधि होती है आपके सामने सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। सबसे पहला, कंटेनर का चयन करना। यह एक प्लास्टिक की बाल्टी या लकड़ी का डिब्बा लो जिसे तली में जल निकासी के लिए छोटा छेद करें। मतलब आप क्या करो भाई, सबसे पहले आपको कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है उसको चयन करना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है? कंटेनर का चयन करना जरूरी होता है। इसमें क्या कर सकते हो? कोई प्लास्टिक या लकड़ी का डिब्बा ले सकते हो। कंटेनर मतलब जिस बक्से में आप केंचुए को रखोगे ना, तो क्या तो वो प्लास्टिक का रखो या फिर आपके सामने लकड़ी का डिब्बा ले सकते हो, और उसकी तली में जल निकासी के लिए छोटा छेद कर दो। ये आपने लकड़ी का डब्बा लिया और यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया जिससे जल है वो बाहर जा सकता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इस चीज को आपको जोर से ध्यान रखना है, क्योंकि नमी अधिक चाहिए होती है। पानी डालोगे तो वो पानी निकलने के लिए थोड़ा छेद होना चाहिए, थोड़ा बहुत पानी, एक जल निकासी के लिए छोटा छेद कर सकते हो। अच्छे से समझ में आ गया? बिस्तर, अब इसमें जो अपन ने एक लकड़ी का बक्सा ले लिया, अब उसमें क्या कर रहे हैं अपन? नीचे, सबसे नीचे सूखी पत्तियां, गत्ते के टुकड़े या नारियल के रेशे बुझे, अपन सबसे नीचे क्या करेंगे? बिस्तर का निर्माण करेंगे। अपना सोने के लिए बिस्तर चाहिए ना, केचुआन भी सोने के लिए बिस्तर चाहिए। तो इनका बिस्तर कैसा होता है? सूखी पत्तियों का। कैसा होगा भाई? सूखी पत्तियां डालो, यहां पर सूखी पत्तियां डालो, गत्ते के टुकड़े, जो आपके सामने कागज वगैरह है ना,
वो डालो, और जो नारियल आता है उसके रेशे, नारियल का बुरादा आता है ना, वो मिलता है आपके सामने बाजार में, वो डालना होता है। समझ में आ गया? तो इनके बिस्तर बेडिंग के लिए अपन इन चीजों का इन सब चीजों से बनाते हैं। फिर कचरा डालना, इसके ऊपर रसोई का कचरा जैसे सब्जी के छिलके, फलों के अवशेष डालें। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रसोई का कचरा डालना है। सबसे पहले भाई आपके सामने यहाँ पर नीचे नीचे की तरफ अपन ने डाल दिया, गत्ते वगैरह डाल दिया, फिर ऊपर सब्जी वगैरह, गीला कचरा जो होता है, सब्जी के छिलके, फलों के अवशेष डालो। लेकिन आपको क्या नहीं डालना होता है, तेल युक्त चीजें नहीं डालनी होती है। जो सब्जी घर पे बनी सब्जी है ना, वो नहीं डालनी आपके सामने, छिलके डालने हैं उनकी, है ना, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, वो डालने हैं आपके सामने। मांस, मांस के टुकड़े नहीं डालने। आप सोचो कि भाई मांस भी खा लेगा, मांस नहीं खाता है बिल्कुल भी केचुआ, तो मांस के टुकड़े भी नहीं डालने। और डेयरी उत्पादन, दूध से बनी हुई चीजें, कभी पनीर के टुकड़े डालने लग जाओ, बोले मान लो केचुआ, तो बोले रईस है, बोले डेयरी पनीर खागो, मारो तो खाए जाना खाए जा, लेकिन मान लो केचुआ न खाऊंगा, तो अया का काम करोगे तो केचुआ जाते रहोगे भैया। समझ में आ गई? तो तेल, मांस या डेयरी से बने हुए उत्पादकों को आपको बिल्कुल भी नहीं डालना होता है। इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान में रख लो। फिर क्या कर किया जाता है, केचुए को छोड़ना। फिर क्या करेंगे अपन, केचुए को छोड़ेंगे। केचुए को छोड़ना मतलब ऊपर से आपके सामने एसिना फेटिडा नामक जो प्रजाति केचुआ, आपके जो दोनों में से कोई भी प्रजाति जो आपने लेके आ रखा केचुए की प्रजाति को, उसको उसके ऊपर डाल देना है। समझ में आ गया? रख रखाव, हल्के पानी का छिड़काव करें और जूट की बोरी से ढक दें। 2-3 महीने के बाद में खाद तैयार हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, हल्का पानी छिड़काव करते रहे, मतलब समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना है। जूट की बोरी से ढक दें। अब जूट की बोरी क्यों है, जूट की बोरी तो जो अपना बोरी आवे है ना, जिसके अंदर कोई भी गेहूं डाल के आवा है या फिर खल वगैरह है, वह बोरी ही जूट की बोरी है। उन्हें जूट की बोरी से ढक दो, और 2-3 महीना बाद में देखोगा कि वो जितनों कचरो थे डालियो ना, वो सारो क्या में बदल गो, खाद में बदल गो। समझ में आ गया? तो अब आपके सामने आपको जो बगीचे, घरेलू बगीचे में अगर आप केचुआ पालन करना चाहते हो, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या करना था। पोट या बिन विधि से करना था। पहला तरीका था, कोई कंटेनर था, कंटेनर के अंदर आपने लकड़ी वगैरह ली, फिर उसके अंदर उस छोटा सा छेद किया, फिर सबसे नीचे क्या किया भाई, आपने सूखे पत्ते, गत्ते व नारियल के जो रेशे वगैरह वो आपने बिछाए। फिर आपने क्या किया, कचरा डाला, है ना, उसके ऊपर गीला कचरा जैसे सब्जियां वगैरह, फले के अवशेष वगैरह आपने डाले। फिर केचुए छोड़े, आपने क्या किया भाई, जो एसिना फेटिडा नामक जो आपके सामने जो प्रजाति है केचुए की, वो केचुए छोड़े। और फिर रख रखाव के लिए आपने क्या किया, उसमें पानी का छिड़काव किया, और 2-3 महीने बाद में खाद है वो बनकर तैयार हो गई। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। वर्मी कंपोस्टिंग की कटाई, पैकेजिंग और परिवहन भंडारण के बारे में बताइए। क्या होता है वर्मी कंपोस्टिंग की कटाई, क्या होती है पैकेजिंग, क्या होती है परिवहन और भंडारण क्या होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। मतलब केचुओं की कटाई और भंडारण किस प्रकार से होता है। हार्वेस्टिंग, कटाई क्या होती है, जब बेड के ऊपरी सतह चाय पत्ती जैसी काली व दानेदार हो जाए। मतलब जब जो आपका सामने जो अपन नीचे बेड बनाए हो ना केचुआ के लिए, जिसके अंदर पत्ते, रेशे, है ना, इनका जो नारियल का रेशा होता है वो डाला था, और पत्तियां वगैरह डाली थी। इन सब चीजों के क्या हो जाए, जब वो ऊपर की जो सतह वो चाय की पत्ती जैसी काली हो जाए और दानेदार, मतलब छोटा छोटा दानों में बदल जाए, तब क्या करना है, पानी देना बंद कर देना है। जो डेली अपन पानी का छिड़काव कर देते थे ना केचुए के ऊपर, वो आपके सामने पानी देना उनको बंद कर देना है। केचुए नीचे चले जाएंगे और आप ऊपर की खाद को हटा सकते हो। ये क्या करते हैं केचुए, मैं बता देता हूं आपको। ऊपर की तरफ अपन ने कागज वगैरह डाल रखा था, जो कचरा डाल रखा था, केचुए ने उनको खाकर सारी जितना भी कचरा था उसको खा लिया, और खुद नीचे की तरफ इकट्ठे हो गए एक जगह। तो आप पानी डालोगे उसका कोई महत्व भी नहीं है। इसलिए क्या करना है, एकदम चाय पत्ती जैसे दानेदार हो जाए तो उसको क्या करना है, पानी देना बंद कर देना है, और जो खाद है उसको हटा लेना है। समझ में आ गया? छानना, खाद को जाली से छान ले ताकि बचे हुए केचुए और कोकून अलग हो जाएं। अब आपको क्या करना है भाई, अगर आप सीधी की सीधी ऐसी की ऐसी उस खाद को बेचने लग जाओगे तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है, आपके जो केचुए है ना वो भी आपके सामने जा सकते हैं। तो आपको अपने केचुए को बचाना है भाई। क्यों, केचुए कितने महंगे आते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, कोकून होते हैं, और जो केचुए होते हैं वो उस खाद के साथ नहीं चले जाए बाजार में। तो आपको क्या क्या करना है, जाली से छान लेना है। क्या करना है, जाली से उनको छान लेना है अच्छे से। समझ में आ गया? तो इससे केचुए अलग हो जाएंगे और कोकून है वो भी अलग हो जाएगा। चलिए भंडारण, स्टोरेज क्या होता है, खाद को 15 से 20% तक की नमी बनी रहे इसलिए ठंडी व छायादार जगह पर रखें। जो खाद होती है ना आपके सामने, खाद है उसमें क्या हमेशा नमी बनी रहनी बहुत जरूरी है।
मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, जो आपके सामने जो खाद होती है उसमें केचुए की खाद में हमेशा नमी होना बहुत जरूरी है। 15 से 20% तक की खाद होनी, जो नमी होनी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो इसे ठंडी व छायादार जगह हमेशा रखें। जो खाद होती है, केचुए की खाद होती है, इसमें नमी बनाकर रखो और इसे हमेशा ठंडी व छायादार जगह जरूर से रखना। आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो यही है, खाद है उसमें नमी बनी रहनी जरूरी होती है। पैकेजिंग, हवादार प्लास्टिक या जूट के बैग में पैक करें। फिर क्या करना भाई, आपको जो जूट के पैक होते हैं उनके अंदर जो आपके सामने खाद वगैरह होती है ना, इनमें आपको इनको पैक कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, आपके सामने जूट या बैग के जो पैक होते हैं इनमें से आपके सामने हवादार या प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं, उस प्लास्टिक के जो बैग वगैरह होते हैं उसके अंदर आपको क्या कर लेना है, इनको पैक करके रख लेना है। समझ में आ गया आपके सामने? जो खाद वगैरह होती है इनको प्लास्टिक वगैरह के अंदर या जूट के बैग के अंदर पैक करके रख लेना होता है। परिवहन, परिवहन के दौरान खाद या सीधी धूप या अत्यधिक गर्मी से बचना होता है। आपको क्या करना है, जब भी आप किसी गाड़ी में लेकर जाओ खाद को, तो आपको क्या करना है, सीधी धूप मत लगने दो। क्या मत लगने दो? सीधी जो खाद वगैरह उस पर सीधी धूप लगने से बचो, और जो इसको गर्मी नहीं लगे इस चीज से बचो, ताकि सूक्ष्म जीवी हैं वो आपके अंदर, इसके अंदर जीवित रह सके। तो अपन ने सीखा किस तरीके से केचुए से बनी हुई खाद होती है उसको अलग किया जाता है। फिर से समझाता हूं। पहला प्रोसेस आपके सामने, आपने देखा जो कचरा आपने डाला था वो चाय के दानों के आकार का छोटा छोटा हो गया, तो उसको पहले अलग कर लो, पानी देना बंद करो, उस खाद को अलग करो, नीचे की तरफ वो केचुए चले जाएंगे, जितने भी केचुए होते हैं बड़े केचुए, लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे केचुए या आपके सामने जो नन्हे कोकून होते हैं वो उनके अंदर बने रहते हैं। तो आप उस खाद को छान लो अच्छे से। समझ में आ गया? फिर आपको भंडारण करना है। स्टोरेज कैसे करोगे? केचुए की खाद में हमेशा नमी होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए आप ये नहीं कि आपने इनको धूप में सुखा दिया, ना ना, ठंडी और छायादार जगह में रखो ताकि नमी है वो बनी रहे हमेशा। फिर पैकेजिंग करो। पैकेज आप जूट के बैग में आप पैकेजिंग कर सकते हो, है ना, प्लास्टिक के बैग में कर सकते हो, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए, हवा आनी जाती रहनी चाहिए, बीच में छोटे छोटे छेद कर दो उसके, और जूट के बैग में तो अपने आप ही चली जाएगी, है ना। फिर परिवहन करो, तब भी आप इन सब चीजों को ध्यान में रखो कि सीधी धूप नहीं लगे, गर्मी नहीं हो, ताकि उसके अंदर जितने सूक्ष्म जीवी है ना वो जीवित रह सके। चलिए भाई, आपके सामने आखिरी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। वर्मी वॉश का संग्रह, उपयोग और समस्याएं क्या होती है? यह वर्मी कंपोस्ट यूनिट में प्राप्त होने वाला एक तरल अर्क है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है। क्या है? एक प्रकार का लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है। अभी लिक्विड एक्सट्रैक्ट क्या होता है? संग्रह की बात करें, वर्मी कंपोस्ट बेड के नीचे नल लगाकर धीरे धीरे वाले पानी को इकट्ठा किया जाता है। मैं बता देता हूं, जो वर्मी कंपोस्ट है ना उसके अंदर अपने देखो, अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया, एक छोटा सा छेद किया जाता है जो प्लास्टिक की जो बाल्टी वगैरह में जिसके अंदर अपन जो खाद बना रहे हैं उसमें पानी है, वो नमी धीरे धीरे टपकती रहेगी, है ना, नमी वो पानी के रूप में धीरे धीरे टपकती रहती है। तो उस पानी को क्या करना भाई, अपने को इकट्ठा करना होता है। इसमें एमिनो एसिड, विटामिन, एंजाइम और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये जो नमी होती है ना उसकी, इसके अंदर बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं, एमिनो एसिड, एंजाइम व पोषक तत्व है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसे पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे किया जाता है, जिससे पौधों की बहुत तेज गति से वृद्धि होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। मतलब ये जो केचुए का जो पानी देखने को मिलता है, आप डेली पानी मारते हो और जो नमी होती है वो धीरे धीरे टपकती रहती है। उस नमी के अंदर बहुत से पोषक तत्व होते हैं, उसको क्या करो, उन पोषक तत्वों को आपके सामने पानी में मिलाकर पेड़ पौधों पर जब छिड़काव करते हो, तब आपके सामने क्या होता है, उनकी जो पौधे होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और आपके सामने बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होता है, आपके सामने रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। समस्याएं या उपचार क्या होता है, आपके सामने चींटियां, बेड के चारों तरफ पानी की नाली बनाकर रोका जा सकता है। अपन क्या कर सकते हैं भाई, चींटियां ना वो केंचुओं को खा सकती हैं, तो अपन क्या करेंगे भाई, चारों तरफ अपन, ये आपका बेड है, इसके ऊपर बीच में जगह छोड़ दो और यहाँ पर पानी भर दो, ताकि चींटियां पानी को पार ही नहीं कर पाएंगी। समझ में आ गई? तो चींटियों को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बेड के चारों ओर पानियों की नालियां बना दो ताकि वो नहीं जाए। बदबू, यदि पेड़ में बहुत अधिक नमी, हवा की कमी है, तो उपचार, कचरे को पलटे या पानी कम दे। मतलब बदबू मारने लग जाए ना आपके सामने, बहुत अधिक नमी हो जाए और हवा नहीं मिले, तो क्या कर दो भाई, कचरे को पलट दो थोड़ा सा। समझ में आ गया? और पानी देना बंद कर दो, थोड़ा सूखने दो और थोड़ा सा खुला छोड़ दो ताकि हवा लगती रहे, है ना।
अगले वाला तापमान बढ़ाना। गोबर में गर्मी बढ़ने से केंचुए मर जाएंगे, इसलिए उपचार ठंडा होने पर ही गोबर डालें। मतलब सीधी सीधी बात है, गोबर तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। केंचुए आपके सामने तापमान झेल ही नहीं सकते हैं, तापमान के अंदर मर जाते हैं। तो इनको क्या करना, आपको ठंडे हो ना तभी आपके सामने इनको डालना होता है। तो उपचार ठंडे होने पर ही गोबर डालें, इससे पहले गोबर को नहीं डालना होता है। तो ये था आपके सामने वर्मी कंपोस्टिंग का पेपर। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।